गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने देखा टिकोइक एसिड, हेपेरिन, काइटिन और पेक्टिन। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। पॉलीसेकेराइड्स अन्य कार्बोहाइड्रेट की तरह ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है ना। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, हमें एनर्जी देना। ठीक है, और पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण आहार घटकों में से एक है। ये क्या है, महत्वपूर्ण आहार घटक है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि ये हमें क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी देते हैं। जंतु इन्हें सिर्फ मोनोसेकेराइड प्राप्त करने के लिए खाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो सिंपल फॉर्म है उस रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग वे एटीपी बनाने के लिए कर सकते हैं और एटीपीएस रासायनिक ऊर्जा अणुओं के रूप में काम करते हैं। एटीपीएस क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी मॉलिक्यूल के रूप में काम करते हैं, जो शरीर वायवीय और अवायवीय श्वसन के माध्यम से उत्पन्न करता है। एटीपी का उत्पादन करने के लिए कोशिका द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार है मोनोसेकेराइड ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज का ही में ही क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस की जो पूरी प्रोसेस होती है, जिसमें हम ग्लूकोज 6 फ्रक्टोज 6 फास्फेट और ग्लूकोज 1,6 डाईफास्फेट से लेकर के कहाँ तक, पायरुविक एसिड के बनने तक ये पूरी प्रोसेस होती है। किसके द्वारा? ग्लूकोज की ही प्रोसेस होती है ये। तो मोनोसेकेराइड ग्लूकोज है जो कि सबस्ट्रेट स्तर यानी ग्लाइकोलाइसिस के रूप में, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा या फिर ऑक्सीकृत रूप से फास्फोरिलेटेड यानी रेडॉक्स अभिक्रियाओं या रसोपरासरण सहित पर फास्फोरिलेट होती हैं। कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार ग्लूकोज के स्रोतों में से एक है। हालांकि आहार में बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का कारण बन जाता है। जब हम अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो क्या होता है, मोटापा, है ना, ये सारी समस्याएं हो जाती है। मधुमेह है, मोटापा है, हृदय रोग हैं, ये सारे अधिक कार्बोहाइड्रेट लेने से हो जाते हैं। यदि ब्लड शुगर का स्तर नियमित उच्च होता है तो मधुमेह मेलिटस विकसित हो सकता है। इन्हें पचाने के लिए आंत को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए बहुत अधिक फ्रक्टोज छोटी आंत में अनावशोषण का कारण बन सकता है। जैसे हम पहले भी हमने पढ़ा था कि फ्रक्टोज का स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से उसमें अवशोषण नहीं हो पाता है और ऐसा होने पे क्या होता है, पेट में दर्द, डायरिया, गैस या सूजन हो सकती है, जो बड़ी आंत में स्थानांतरित किए बिना अवशोषित फ्रक्टोज को बृहदांत यानी लार्ज इंटेस्टाइन बैक्टीरिया द्वारा फर्मेंटेट किया जा सकता है। अतिरिक्त ग्लूकोज पौधों द्वारा स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको प्लांट्स क्या करते हैं, स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं। जैसे हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है, उसी तरह से प्लांट्स क्या करते हैं, ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं। इसलिए पौधों को उनके स्टार्च के लिए एकत्र किया जाता है, जिसका उपयोग भोजन तैयार करने और उद्योग में किया जाता है। ग्लाइकोजन जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित रूप है। ग्लाइकोजन क्या है, जैसा कि मैंने अभी बताया, कार्बोहाइड्रेट का स्टोर करते हैं किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। कहाँ पर? लिवर में, मसल्स में और टिश्यूज़ में, मेनली लिवर में। इसलिए जब भी शरीर को अतिरिक्त ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो इसे ग्लाइकोजेनोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से इस संचय से, मतलब जो इकट्ठी की हुई जो ग्लाइकोजन है बॉडी में, से प्राप्त किया जा सकता है। पॉलीसेकेराइड जीवित प्राणियों के लिए भी आवश्यक है क्योंकि वे सेल्यूलोज और काइटिन जैसी जैविक संरचनाओं के संरचनात्मक घटक हैं। विभिन्न प्रकार के औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए पादप सेल्यूलोज एकत्र किया जाता है। इसके बाद है ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स। अभी तक हमने पढ़ा मोनोसेकेराइड, डाईसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी वो होगी ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स। ये क्या होते हैं? अब कॉन्जुगेट का मतलब ही हो गया जहाँ पर जुड़ेगी चीज़, उसको कॉन्जुगेट कहते हैं। तब ग्लाइको का मतलब हो गया ग्लाइकोजन, है ना, ग्लूकोज जहाँ पर जुड़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का रूप में, उसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो अन्य जैविक घटकों जैसे एमिनो एसिड, पेप्टिडोग्लाइकेंस बनाने के लिए, प्रोटीन, ग्लाइकोपेप्टाइड और ग्लाइकोप्रोटीन उत्पन्न करने के लिए, लिपिड, ग्लाइकोलिपिड और
लिपोपॉलीसेकेराइड्स का उत्पादन करने के लिए और अन्य छोटे अणुओं जैसे ग्लाइकोसाइड्स बनाने के लिए एक साथ सहसंयोजक बंधित होते हैं। मतलब एक साथ जब ये जुड़ते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? ग्लाइको कॉन्जुगेट्स कहते हैं। इसको फिर से समझो, जैसे कि कुछ एमिनो एसिड बनने के लिए पेप्टिडोग्लाइकेंस बनाने के लिए, है ना, जब एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? ग्लाइको कॉन्जुगेट्स कहेंगे। प्रोटीन बनाने के लिए जब ग्लाइकोपेप्टाइड और ग्लाइकोप्रोटीन आपस उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, और लिपिड बनाने के लिए ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोपॉलीसेकेराइड्स को उत्पादन करने के लिए, और साथ में छोटे अणु जैसे ग्लाइकोसाइड्स आदि बनाने के लिए जब आपस में ग्लाइकोजन जुड़ेंगे तो इन्हें क्या कहेंगे? ग्लाइको कॉन्जुगेट्स कहेंगे। जीवन के अस्तित्व के लिए ग्लाइको कॉन्जुगेट्स आवश्यक हैं। इसके लिए जीवन के अस्तित्व के लिए, यानी हमारी लाइफ के लिए, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए ग्लाइको कॉन्जुगेट्स आवश्यक होते हैं। कॉम्प्लेक्स के कार्बोहाइड्रेट घटक को ग्लाइकेन कहा जाता है। किसको? कॉम्प्लेक्स के कार्बोहाइड्रेट घटक को क्या कहते हैं? ग्लाइकेन कहते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट हैं जो सहसंयोजक रूप से ग्लाइकोसिलेशन के माध्यम से दूसरे जैव अणु से जुड़ा होता है। ग्लाइकोसिलेशन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप ग्लाइको कॉन्जुगेट्स का निर्माण होता है। ये जैविक प्रतिक्रिया आमतौर पर कोशिका द्रव्य में होती है, यानी साइटोप्लाज्म में होती है सेल के। यह अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ल्यूमेन, विशेष रूप से एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन, और यूकेरियोट्स में मुख्य रूप से ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन में और गोल्गी बॉडी के सिस्टर्ना में होती है। न्यूक्लियस ग्लाइकोसिलेशन से गुजरता है, विशेष रूप से ओ GLC NAC परिवर्तन होता है। आगे है कोशिका से कोशिका संचार, यानी सेल से सेल सिग्नल्स या सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन के लिए साथ में इसके कम्युनिकेशन के लिए कोशिका से कोशिका संचार, जैसे कोशिका पहचान यानी उसको रिकॉग्नाइज करना, ग्लाइको कॉन्जुगेट्स पर निर्भर करता है। वे कोशिका अवयव अंतःक्रिया और निरावरीकरण प्रक्रिया में भी लगे हुए होते हैं। वे दीर्घकालिक प्रतिरक्षात्मक रक्षा के लिए भी आवश्यक हैं। परिणाम स्वरूप ग्लाइको कॉन्जुगेट्स टीके जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन को कार्बोहाइड्रेट एंटीजन के विरुद्ध लंबे समय तक सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोपेप्टाइड्स, पेप्टिडोग्लाइकेंस, ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोपॉलीसेकेराइड्स ग्लाइको कॉन्जुगेट्स के उदाहरण हैं। एक ग्लाइकोलिपिड उदाहरण के लिए एक लिपिड से जुड़ा एक कार्बोहाइड्रेट है। एक ग्लाइकोप्रोटीन एक प्रोटीन होता है जिसमें एक कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होता है। ये होते हैं ग्लाइको कॉन्जुगेट्स। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में जहाँ पर ग्लाइकोजन्स आपस में जुड़ते हैं, जैसे पॉलीसेकेराइड्स बनाने के लिए या कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं? ग्लाइको कॉन्जुगेट्स कहलाते हैं। और ये होते क्या हैं? ये कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं? छोटे छोटे मोनोसेकेराइड्स से मिलकर के बने होते हैं। मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं, और ये एक उन्हीं का प्रकार है। इसके बाद है इसका बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस। कार्बोहाइड्रेट के जैविक महत्व में निम्न स्टेप्स हैं, जैसे कि यह जीवित कोशिका के लिए ऊर्जा का एक तत्काल स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यह वसी अम्ल के टूटने पर कीटोसिस को रोकने में शामिल होता है। कोशिका की सतह पर उपस्थित ग्लाइकोलिक्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बना होता है। ग्लाइकोकैलिक्स इम्यूनोग्लोब्युलिन और MSCs की जैविक मान्यता प्रक्रियाओं में शामिल है। ये प्रमुख आहार फाइबर जैसे सेल्यूलोज है, और इसका उपयोग स्वाद बढ़ाने और मीठा करने वाले कारकों के रूप में किया जाता है। सेल्यूलोज जैसे कि सेल्यूलोज नाइट्रेट्स के व्युत्पन्न का उपयोग विस्फोटक, लाक, सेल्यूलाइड और कोलाइडियन में किया जाता है। सेल्यूलोज एसीटेट का उपयोग फोटोग्राफिक फिल्म की और पैकिंग सामग्री को बनाने में किया जाता है।
कार्बोहाइड्रेट अणु विभिन्न केंद्रीय चयापचय मार्गों में एक प्रमुख घटक के रूप में कार्य करते हैं और इस प्रकार शरीर में चयापचय यानी मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ये लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा संग्रहित में भी काम करते हैं। जीवाणु कोशिका की भित्ति यानी सेल वॉल में पॉलीसेकेराइड म्यूरिन एन एसिटाइल म्यूरिक एसिड NAMA एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन NAG से बनी होती है। इसके साथ ही कई अन्य एमिनो एसिड भी लेप्टाइड लिंकेज से जुड़े होते हैं। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट जीवाणु कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये मस्तिष्क कोशिकाओं के महत्वपूर्ण घटक हैं, जैसे कि न्यूरेमिनिक एसिड, सेरेब्रोसाइट्स और गैंग्लियोसाइट। इसके बाद नेक्स्ट है ये सल्फोलिपिड्स के मुख्य घटक बनाते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट और प्रकाश संश्लेषण जीवाणुओं के क्रोमेटोफोरस में उपस्थित होते हैं। पेंटोस शुगर जैसे कि राइबोस और डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड का एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। हेपेरिन यानी कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोसेमिनोलाइकन कुल का एक उदाहरण एक शारीरिक रोगरोधी के रूप में काम करता है। हेपेरिन किसका काम करता है? रोगरोधी यानी बीमारी को रोकने के रूप में काम करता है। ट्रेहलोज डाइसेकेराइड होता है। यह हेमोलिम्फ का मुख्य घटक है और ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में काम करता है। ये ईस्ट और अन्य कवक में भी उपस्थित होता है। कौन सा? ट्रेहलोज। फिर कई ग्लूकोसाइड्स जैसे पौधों से कार्बोहाइड्रेट व्युत्पन्न महत्वपूर्ण दवाएं हैं, जैसे कि हृदय की बीमारियों के उपचार में ग्लूकोसाइड एस्पर्जिलिस का उपयोग किया जाता है। दूध में लैक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना एक डाइसेकेराइड शुगर पाया जाता है। पैक्टिन एक संरचनात्मक हेटेरोपॉलीसेकेराइड स्थलीय पौधों की प्राथमिक कोशिका परत बनाता है। इसका उपयोग जेली के निर्माण और खाद्य सामग्री के संरक्षण में भी किया जाता है। फिर है सियालिक एसिड। न्यूरामिनिक एसिड शुगर अम्ल का एक एसिटाइल व्युत्पन्न ऊतकों के विशेष रूप से बलगम और रक्त समूह पदार्थों में एक प्रमुख घटक के रूप में उपस्थित होता है। एसिटाइल ग्रुप के स्थान पर न्यूरामिनिक एसिड में प्रतिस्थापित ग्लाइकोलिक समूह के साथ सियालिक एसिड लारयुक्त प्यूसिन और एरिथ्रोसाइट्स में पाया जाता है। प्रोटियोलाइकेंस जो कि अत्यधिक ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन अणु होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट द्वारा अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है। मैक्रोमोलिक्यूल्स के रिसेप्टर्स और वाहक कोशिका विकास नियामकों के रूप में और प्रोटीन संश्लेषण और आंतर केंद्रीय कार्यों को भी प्रभावित करते हैं। इनोलिन होमोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। उत्सर्जन परीक्षणों में नैदानिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट्स A और C उपास्थि कंडरा और हड्डियों के प्रमुख संरचनात्मक घटकों को कोलेजन के साथ मिलकर बनाते हैं। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट्स सल्फाइड ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन है, जो एकांतर शुगर की श्रृंखला से बने होते हैं। हाइड्रोलूरोनिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट व्युत्पन्न आँख के नेत्र का कचाव द्रव यानी लेंस और नेत्रगोलक के रेटिना के बीच की जगह में उपस्थित एक श्लेष्म स्पष्ट जेल। गर्भनाल और जोड़ों के श्लेष्म द्रव में स्नेहक के रूप में एक महत्वपूर्ण घटक है। अगार एगोरस एक पॉलीसेकेराइड है। इसका उपयोग सामान्य आहार के लिए खाद्य पदार्थों की तैयारी में किया जाता है और प्रयोगशाला में कल्चर मीडियम के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अभी आगे आप जब पढ़ोगे कि अगार सॉल्यूशन का उपयोग इसमें मायोटॉम्स वगैरह में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हुआ ग्लाइको कॉन्जुगेट्स कंप्लीट। इसके बाद जो हमारी नई हेडिंग होगी वो होगी लिपिड। तो अब हम आगे इसको लिपिड से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।